नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में आए और उसके एक दिन पहले जो दिल्ली विश्वविद्यालय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का नतीजा आया, उसमें फिर से एक बार एनडीटीएफ के उम्मीदवार सुनील शर्मा ने ईसी के पद पर भारी मतों से जो है जीत हासिल की। और आप स्क्रीन पर उनको देख रहे हैं और आपको दिखाएं, ये बिल्डिंग जो है ये ड्यूब की पहचान है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है और धूप छाँव का मौसम है। तो क्या सुनील जी, आपको पहले तो बहुत बधाई कि पिछली बार के मुकाबले भी आपकी बम्पर जीत हुई है। और क्या आपको लगता है कि ये जीत आपके कंधों पर एक भारी बोझ लेके आई है? नमस्कार, धन्यवाद मुनमुन जी। देखिए, कोई भी जीत हो, ये सबक इस बार के चुनाव से, जैसे कि आपने विधानसभा वाला भी जिक्र साथ साथ में किया ही, कोई भी राजनेता या समाज सेवा के अंदर जो भी व्यक्ति रहता है, अब आदरणीय मोदी जी ने ये ट्रेंड तो सेट कर दिया है कि जो व्यक्ति सिर्फ बातें बनाकर राजनीति करना चाहता है, उनके दिन लद गए हैं। ये झूठे ख्वाबों का ये समय अब नहीं रहा है। चाहे वो दिल्ली का मुद्दा देख लीजिए, चाहे आप दिल्ली विश्वविद्यालय का ये अभी हालिया होने वाला जो चुनाव अभी जो 6 तारीख को हुआ और जिसके नतीजे 7 और 8 तारीख को आए। सबसे पहले तो आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रत्येक उस साथी को जिसने हमें मत दिया है और जो हमारे साथ रहे हैं, उन सारे ही साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। और इस बात को जो आपने सवाल किया कि हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर अपने परफॉर्मेंस के आधार पर 5000 के करीब नियुक्तियां के एक रिपोर्ट कार्ड हमारे पास था, 20,000 के करीब हमारे पास प्रमोशन का एक रिपोर्ट कार्ड हमारे पास था। 12 कॉलेज के साथियों के लिए निरंतर आंदोलनरत रहने का, चाहे वो सड़क हो चाहे कोर्ट हो, आंदोलनरत रहने का हमारा एक रिपोर्ट कार्ड था। पेंशन की समस्या को समाप्त करवाने का हमारे पास एक रिपोर्ट कार्ड था। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसरशिप कॉलेजेस के लिए लाने का और विभागों में सीनियर प्रोफेसरशिप लेकर आने का, ये हमारे पास एक रिपोर्ट कार्ड था। हमारी लीडरशिप भी इतनी अच्छी है, भागी जी नेगी जी। और हमारा जो संगठन है एनडीटीएफ, वो निरंतर दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक और यहाँ की शिक्षा और यहाँ के शिक्षण संस्थानों के लिए निरंतर कार्यरत रहता है, इनके विकास के लिए काम करता रहता है। और इसी बात पर हम लोगों को बहुत अधिक मत भी मिले। पिछली बार से जो मेरा रिकॉर्ड था, जो अपने आप में ही रिकॉर्ड था, उससे भी 162 वोट ज़्यादा मुनमुन जी मिले हैं। यानी कि मैंने अपना खुद का ही रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है, एक नया अपने रिकॉर्ड से आगे बढ़ते हुए। और ये पूरे संगठनात्मक सोच, यहाँ की कार्यशैली और शिक्षक साथियों का साथ और विश्वास था, जो ये कीर्तिमान एक बार फिर से दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर स्थापित हो पाया। तो आपकी जीत जो है वो बहुत सारी उम्मीदें लेकर आई हैं जी। दिल्ली सरकार के जो अंतर्गत आने वाले 12 कॉलेजों में सैलरी का मुद्दा जो है कई साल से चल रहा था और लगातार इस पर डूटा ने कई जो है वो आंदोलन किए और यहाँ तक कि महिला शिक्षकों ने अपना दर्द भी बयां किया। क्या आपको लगता है कि इन 12 कॉलेजों के दिन अब बहुरेंगे? आपने ये सवाल बड़ा अच्छा किया है, लेकिन मैं आपसे बताऊं कि मैं अभी जब आपसे बात कर रहा हूं, तो आप ये मान के चलिए कि उनके दिन बहुर गए। आज सुबह ही डीन ऑफ कॉलेजेस बलराम पांडे जी से हमारी बात हुई है और अभी मुझे आपको ये सूचना देते समय बड़ी खुशी हो रही है कि उनके ऑफिस से आज तमाम इन कॉलेजेस के अंदर लेटर नहीं, फ़ोन कॉल्स गए हैं सारे प्रिंसिपल्स को। जहां प्रिंसिपल पक्के नहीं हैं, उन प्रिंसिपल्स के कहा है कि अपनी भी जो है विज्ञापन निकालिए प्रिंसिपल पद का भी, और जो टीचिंग नॉन टीचिंग है सारे पदों के लिए रोस्टर बनाकर जल्दी से जल्दी आप इनको विज्ञापित कीजिए। और जितनी तेज़ी से ये 5000 नियुक्तियाँ दिल्ली विश्वविद्यालय ने की हैं, ये उतनी तेज़ी से 12 कॉलेजों के अंदर आने वाले दिनों में आप देखोगे कि टीचिंग नॉन टीचिंग की नियुक्ति प्रक्रिया होगी। और निश्चित रूप से जो सवाल, देखिए, कभी भी मैंने पहले भी कहा, मैं बेबाकी से कहता हूँ, बीजेपी तो वो सरकार है जिन्होंने इन 12 कॉलेजों को खोला है। मुनमुन जी, आप जानते हैं, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके सामने ये सारे कॉलेज खुले हैं। वो कॉलेज और वो पूरी समस्या आपने देखा कि जब भी डूटा ने धरना दिया या एनडीटीएफ ने धरना दिया,
हमने जब भी दिल्ली के बीजेपी के विधायक को बुलाया, वो लोग हमारे धरने पर आए और इन सारी बातों से पूरी की पूरी बीजेपी और यहाँ तक कि माननीय एलजी साहब भी इन सब बातों से अनभिज्ञ नहीं है कि यहाँ पे किस प्रकार से वित्तीय अनियमितताएं बरतते हुए यहाँ पर लोगों को सैलरी के लिए रुलाया है, यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली है, यहाँ पर एलटीसी के लिए लोगों ने अपना इंतज़ार किया है। यहाँ पर अभी यहाँ तो देखिए मोदी जी ने 8वां वेतन आयोग घोषित कर दिया और इधर 7th CPC के एरियर नहीं मिले हैं, लोगों की प्रमोशन हो गई है तो उनके प्रमोशन के एरियर नहीं मिले हैं। 12 कॉलेजों के मुद्दे को लेकर विशेष रूप से हम लोग इस चुनाव में गए थे और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरे शिक्षक समाज से, एनडी टीम ने पूरे शिक्षक समाज से ये अपील भी की थी कि अगर आप इन 12 कॉलेज के साथियों के साथ रहना चाहते हैं तो 5 और 6 तारीख को अपनी शिक्षा, अपने शिक्षण संस्थान, अपने शिक्षक साथियों को बचाने के लिए दूसरे कॉलेज के साथियों को भी अधिक से अधिक मत जो है वो सकारात्मक राजनीति को देने चाहिए। और आपने देखा कि ADTA का एग्जीक्यूटिव काउंसिल हारा क्योंकि यहाँ पर उन्होंने उस आम आदमी पार्टी का साथ दिया जब SPS कमेटी बनी और उसमें इन लोगों के समस्याओं के निवारण के लिए जब हमने रिकमेंडेशन की तो यहाँ पर ADTA के साथियों ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, पूरा नकार दिया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल हारे और कुल वोट मिलाकर इनके 5 AC कैंडिडेट खड़े थे, 5 AC कैंडिडेट्स के कुल वोट मिलाकर 1000 वोट भी इन लोगों को नहीं मिला। और हमारे लिए ये उसी समय पर सुखद सूचना 7 तारीख को आ गई थी जिसका हमें पहले से ही भान था कि अब 8 तारीख को दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जिसको प्राध्यापक नकार देते हैं, प्राध्यापक दुदकार देते हैं, वो पार्टी कभी उभर कर कभी आती नहीं है। एक चीज़ जो बहुत बार कही जा रही है कि कांग्रेस ने थोड़ा सा जो है वो जोर दिखाया, इस वजह से बीजेपी आ गई। और जो है वो दिल्ली में जब बात होती है शिक्षकों की तो आपने बोला भी कि जो है वो जो शिक्षक सोचते हैं वैसा ही दिखता है जी। तो एक दिन पहले ही NDTF के बड़े नेताओं ने कहा, जिनके हमने इंटरव्यू लिए थे, कि जो ड्यू का नतीजा होगा वही दिल्ली में झलकेगा। और वो झलका नहीं, बहुत धमाके के साथ झलका। तो ये जीत जो मिली है, इसके बाद क्या आपको लगता है कि 12 कॉलेजेस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी कोई परिवर्तन आया? रीति कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ने वीडियो शेयर किए थे जिसमें उन्होंने बताया कि उनके यहाँ के टॉयलेट्स की शीट्स तक जो है वो टूटी हुई है। तो क्या आपको लगता है कि अब कुछ दुरुस्त गति से काम होगा? जी, निश्चित रूप से होगा। देखिए यहाँ पर तो जब मुनमुन जी आप जानते हैं कि कॉलेज में सैलरी तक भी जब पूरी नहीं भेजी जाती थी तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये लोग क्या काम करते। अब देखिए क्या आपके देखते देखते एक मेकशिफ्ट बिल्डिंग से केशव कॉलेज एक अच्छा कॉलेज बन गया ना। सुखदेव कॉलेज की बिल्डिंग कितनी आलीशान है। DDU कॉलेज देखिए आपके सामने शिफ्ट हुआ, इतना अच्छा कॉलेज है, मल्टी स्टोरी है, फुल्ली AC है। इन लोगों ने आके उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिग्रेड किया। और भी जितने कॉलेज हैं, मैं कह रहा हूँ ANDC कॉलेज क्यों नहीं, भगिनी निवेदिता कॉलेज क्यों नहीं, आदित्य कॉलेज क्यों नहीं, इन कॉलेजों की भी बिल्डिंग अभी तक आलीशान बन जानी चाहिए थी। और निश्चित रूप से मानिए कि ये बीजेपी के एजेंडे में 12 कॉलेजों का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की शिक्षा, यहाँ की वित्तीय व्यवस्थाएं, ये सारी की सारी हमने वहाँ पर इंगित करवा रखी हैं। और अब जितने भी साथी बनेंगे, अभी तो कोई मुख्यमंत्री बनना है और मंत्रालय बनना है, लेकिन कोई भी MLA हमारी पहुँच से बाहर नहीं है और हमारी समस्याओं से अनभिज्ञ नहीं है। चाहे आपने देखा कि रामवीर विदुरी जी माननीय सांसद बन गए, लेकिन जब नेता विपक्ष से तो डूटा के हर एक धरने में आते थे। विजेंद्र गुप्ता जी हमेशा हमारे धरने में आते रहे हैं। परवेश वर्मा जी को इन सारी बातों का पता है, विदुरी जी को इन सारी बातों का पता है। आपको जानकारी भी होगी कि एक बार तो RK सिन्हा जी ने खुद एक धरना दिया था और उनको जब वो ज्ञापन सौंपने गए तो केजरीवाल ने के ऑफिस से मतलब उनको एक बिना गिलास पानी के मतलब वहाँ से उनकी रवानगी कर दी। मतलब ये इतनी खराब व्यवस्था के साथ थे। अब निश्चित मानिए नहीं मानने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये धरोहर है बीजेपी की, ये धरोहर है खुराना जी की, ये धरोहर है उस विचार की जिन्होंने केशव महाविद्यालय जैसा नाम रखा, जिन्होंने भगिनी निवेदिता जैसा नाम रखा, जिन्होंने आदित्य जैसा नाम रखा, जिन्होंने महाराजा अग्रसेन जैसे। इन कॉलेजों के नाम के पीछे का भी दृष्टिकोण एकदम राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है। राष्ट्रवादी और बहु
अपेक्षीय दृष्टिकोण से खोले गए ये कॉलेज, ग्रामीण कॉलेज हैं, साइंस कॉलेज है, मैनेजमेंट के कॉलेज है, स्पोर्ट्स के कॉलेज है, एजुकेशन के कॉलेज है, इनका ध्यान बिल्कुल बीजेपी को वैसा ही रखना होगा जैसा एक माँ अपने बच्चे का रखती है। उनका पालन पोषण, उनका सारा सब कुछ, उनके स्वास्थ्य की देखभाल, उनके कपड़ों की देखभाल, सब चीज़ों की देखभाल जैसे एक माँ करती है, एक पिता करता है, वैसे ही बीजेपी के ये बच्चे हैं। इन्होंने इनको जन्म दिया, इन्हीं के विचार से ये 12 कॉलेज निकल कर आए हैं। हम इस कॉन्सेप्ट को, हालांकि सारे माननीय विधायक इस बात को जानते हैं, नहीं भी जानते होंगे तो ये डूटा का, एनडीटीएफ का, भागी जी का, नेगी जी का, सुनील शर्मा का ये दायित्व है कि जाकर उन 12 कॉलेजों के महत्व को उनको बताएंगे। क्या मनोज तिवारी जी के क्षेत्र में आने वाला ये ज़्यादातर 12 कॉलेज मनोज तिवारी जी के क्षेत्र में आते हैं। मनोज तिवारी जी को एक एक बात, एक एक समस्या का पता है, तो हमारे माननीय सांसद जी को भी पता है, वाइस चांसलर साहब को भी पता है। अब जैसे कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार हो गई है, हम तो ये कहते हैं कि डूटा मिलाकर। अब इन 12 कॉलेजों के लिए तो हम जो ट्रिपल इंजन की सरकार हैं जी, ऊपर मोदी जी हैं, नीचे बागी जी, नेगी जी हैं, और बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो भी बनेंगे उनके नेतृत्व में ये बीजेपी की सरकार होगी। 12 कॉलेजों के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार के रूप में आपको काम करके दिखाएंगे। तो जो सुनील जी, ये ट्रिपल इंजन की सरकार होगी जी, जो इन 12 कॉलेज की बात हो रही है, इनमें से ज़्यादातर जो है दिल्ली देहात में, बिल्कुल, और एडमिशन प्रक्रिया जब दिल्ली विश्वविद्यालय में शुरू होती है तो लास्ट में इन्हीं कॉलेजेस में सीटें नहीं भर पाती हैं और बड़ी दिक्कत होती है। तो जैसे ही ACEC का गठन होगा तो उसके बाद जो है, क्या हम मान के चलें कि इस बार एडमिशन प्रक्रिया में आमूलचूल बदलाव करने की कोशिश होगी? बिल्कुल, पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। ये पहले भी आप बड़ी मुस्तैदी से इन मुद्दों को उठाते रहे हैं, उन बातों को लेकर हम आपके YouTube चैनल के माध्यम से स्टूडेंट्स का फीडबैक लेके हमने पहले भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, एकेडमिक काउंसिल इन बातों को उठाया है। देखिए, ये बहुत अच्छे से तैयार किए गए एसेट्स हैं। ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियों की पढ़ाई के लिए भगिनी निवेदिता आदित्य कॉलेज खोले गए थे। साइंस के बच्चों को ठीक से पढ़ाई मिले, इसलिए हमने अप्लाइड साइंस के कॉलेजेस, राजगुरु कॉलेज, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज खोले गए। बिजनेस स्टडी की पढ़ाई मिल सके, सही सुखदेव कॉलेज खोला गया। ऐसे एजुकेशन के लिए महर्षि वाल्मीकि, फिजिकल एजुकेशन के लिए इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये सब खोले गए हैं। ये सारे, इनके अंदर पूरा प्रयोग इन संस्थाओं का तभी हो सकता है जब यहाँ पर विद्यार्थियों का पूरा दाखिला हो जाए, प्रत्येक सीट भरी जाए। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, फिर एक बार जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट में एक भी सीट खाली रहने का मतलब है कि एक गरीब योग्य व्यक्ति को आपने अनदेखा कर दिया। आगे जाकर वो देश का भविष्य किस प्रकार से सुधार सकता था, उसकी अपॉर्चुनिटी आपने उसके हाथ से छीन ली है। वाइस चांसलर साहब भी इन बातों को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। आशा करते हैं कि इन कॉलेजेस के बारे में, या पूरे ही विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में कोई सीट ना रहे, इस प्रकार की नई नीति के साथ अब की बार दिल्ली विश्वविद्यालय आएगा। और जब भी हमें बुलाया जाएगा, ये बात हमारे लिए प्रमुखता से रहेगी। विद्यार्थी हैं तो शिक्षक है, और फिर पढ़ाई है आपस में मिलके। एक आज का जल्द से लास्ट सवाल, NDTF के उम्मीदवारों को जो है बाकी दलों के उम्मीदवारों से मिला के देखा जाए तो एक मुश्त बहुत बड़ी संख्या है वोट की। तो क्या आप मान के चलते हैं कि चुपके से विपक्षियों ने भी आपको वोट डाले? नहीं, देखिए, शिक्षक समाज के अंदर 10,000 टीचर्स का एक परिवार है, इसमें विपक्ष तो होता ही नहीं है। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, कोई पक्ष और विपक्ष यहाँ नहीं है। सब टीचर हैं, सब शिक्षा के लिए, सब शिक्षण संस्थानों के लिए, सब अपने उत्थान के लिए। अब देखिए ना, 10-12 साल तक यहाँ पर शिक्षक साथियों की प्रमोशन रुकी रही। उसमें क्या NDTF, क्या DTF, क्या इंटेक, क्या AD होने नहीं थी। इन लोगों ने नहीं होने दी, लीडरशिप ने। हम तो सीधे कहते हैं लीडरशिप ने नहीं तो ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि उनके हाथ से लीडरशिप जैसे ही NDTF के लोगों के हाथ में आई, बागी जी के हाथ में, नेगी जी के हाथ में आई, एकाएक ये मतलब कोई जादू का पिटारा थोड़ी था हमारे पास। हमने जाके लोगों से, अथॉरिटी से बात की, भाई समस्या क्या है। वो कह रहे जी आपके ही लोग जो हैं ये समस्या लेकर आते थे कि या तो होना बहुत मुश्किल है जी, यहाँ तो कुछ 10 साल लग जाएंगे। हमने कहा देखिए, हम वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति हैं,
हमें पता है काम करने का तरीका सही तरीके से क्या होता है। एक बार आप हमारी सोच के हिसाब से काम करके देखिए। मंत्रालय ने भी कहा हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है, यूजीसी ने कहा हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है, विश्वविद्यालय ने कहा हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है। हमने भी कहा कि हम भी तो यही कह रहे हैं कि जब कोई रोक नहीं है तो शुरू क्यों नहीं हो रहा। और देखिए काम शुरू होगा आपके देखते देखते 4 साल के अंदर सारी प्रमोशन, पेंशन की समस्या, सारी नियुक्तियां इन 12 एक और सेंट स्टीफन कॉलेज को छोड़ के और 12 कॉलेजों की समस्या तो जैसे मैंने बताया आज ही अधिकारियों से बात हुई है विश्वविद्यालय स्तर पर। अभी कल तो संडे था, परसों रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, आज ही बात हुई है सुबह और अभी तक सारे के सारे 12 कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को फ़ोन जा चुका है डीन ऑफिस से, आप विज्ञापन निकालिए जितनी जल्दी हो सकता है। अब इससे जल्दी मतलब जी और क्या कर सकते हैं। सब लोगों को आशा रखनी चाहिए और हर एक इलेक्शन में चेक देखिए हमारे जैसे मैंने बताया ये दोनों पार्टियां 1000 से नीचे रह गई। एनडीटीएफ को अकेले एकेडमिक काउंसिल के अंदर जो वरीयताएं मिली हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस जिसको हम कहते हैं, वो है 3233। आप सोच के देखिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में निश्चित रूप से ज़्यादा आते ही हैं क्योंकि वहाँ सिंगल कैंडिडेट होता, लेकिन हमारे एकेडमिक काउंसिल के सदस्यों को भी इतनी वरीयताएं मिलना, इस शिक्षक समाज ने शिक्षा के हित में, अपने परिवार के हित में काम करने वाले सभी साथियों को दिल खोल कर वोट दिया है। और इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा हम अपने खुले दिल से, सच्चे मन से, सकारात्मक राजनीति के नाम से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी, और हमें भी आपने समय दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका शुभ शुभकामनाएं। नमस्कार।